हेलो फ्रेंड्स, इट्स योर टर्न पर आप सभी का स्वागत है। मैं अभिषेक संगदार और हम लोग अभी तक गणित शिक्षण की जितनी भी मेन जो भी टॉपिक्स थे उनके बारे में पढ़ चुके हैं। तो अब सीटेट की दृष्टि से जिस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं तो उसका एक प्रैक्टिस सेट आप सभी के लिए लेके आए हैं। तो शुरू करते हैं फिर इसको। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक अध्यापक कक्षा 4 के छात्रों को निम्नलिखित कार्य देता है। एक अध्यापक है जो कक्षा 4 के जो बच्चे हैं उनके लिए एक कार्य देता है, मतलब एक क्वेश्चन देता है कि 25 टाइल को सभी संभव आयताकार व्यूह में व्यवस्थित करें। इस कार्य को निम्नलिखित में से कौन सी गणितीय अवधारणाओं को संबोधित किया जा सकता है। तो एक क्वेश्चन दिया है अध्यापक ने कक्षा 4 के लिए कि 25 टाइल जो हैं उनको संभव आयताकार व्यूह में व्यवस्थित करना है। तो कौन कौन सी गणितीय अवधारणाएं जो हैं हमारी वो संबोधित हो सकती हैं। तो पहला ऑप्शन है क्षेत्रफल परिमाप आयतन। ऑप्शन बी है क्षेत्रफल आयतन लंबाई। ऑप्शन सी है हमारा आयतन क्षेत्रफल और लंबाई। और ऑप्शन डी है क्षेत्रफल गुणनखंड और परिमाप। तो यहाँ आप देखिए, सबसे पहली चीज़ यहाँ क्या दिया है, 25 टाइल हैं जो क्या है एक आयताकार व्यू में। तो आयत इस तरह से होता है, ठीक है। और आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। तो जब आयत जो है वो एक क्या है, टू डायमेंशनल है, 2D है, ठीक है। तो टू डायमेंशनल जितने भी होते हैं उनका आयतन नहीं निकाल के उनका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाला जाता है, उनका आयतन नहीं निकलता है। तो यहाँ पे भी आयतन दिया है, इस ऑप्शन में भी आयतन दिया है और इसमें भी आयतन दिया है। तो ये तीनों आपके गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वेन हिले के स्तर जिस विकास की अवस्थाओं को संकेत करते हैं वह हैं। ऑप्शन ए ज्यामितीय चिंतन, ऑप्शन बी है भिन्न, ऑप्शन सी संख्या की संकल्पना या ऑप्शन डी स्थानीय मान। तो आप लोगों के लिए मैंने अभी जो इससे पहले की वीडियो थी उसमें बताया था कि वेन हिले का पूरा बताया था मैंने उसमें आपको, जिसमें आपकी जितने भी उसके लेवल्स थे, लेवल 0, लेवल 1 और 4 लेवल्स होते हैं और आप मतलब 5 स्टेजेस होते हैं, ठीक है। और लेवल 4 तक होता है वो। तो ये किस चीज़ के होते हैं, तो ये सभी आपके ज्यामितीय चिंतन के होते हैं। तो जिस किसी ने भी वेन हिले से संबंधित नहीं पढ़ा है तो वो प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ वीडियो देख सकता है, पूरा वीडियो उसके ऊपर बनाया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा यानी कि एनसीएफ 2005 की अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों का गणित पाठ्यक्रम। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय गणित पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, इसका क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए है गणितीय संकल्पनाओं में कठोरता देने वाला होना चाहिए। ऑप्शन बी है छात्रों को प्रगामी गणित के लिए तैयार करने वाला होना चाहिए। ऑप्शन सी है छात्रों को प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित होना चाहिए। या ऑप्शन डी है कार्य विधिक ज्ञान पर केंद्रित होना चाहिए। तो यहाँ आप देखिए एनसीएफ 2005 जो है वो कभी भी ज्ञान की कठोरता यानी लचीलेपन पे पहले बात तो ध्यान देता है, कठोरता पे जोर नहीं देता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, ठीक है। छात्रों को प्रगामी गणित के लिए तैयार करने वाला होना चाहिए, तो कुछ हद तक ये हो सकता है। ऑप्शन सी है छात्रों के प्रतिदिन अनुभवों से संबंधित होना चाहिए। तो यहाँ देखिए आप प्रतिदिन से संबंधित है और साथ ही साथ अनुभवों पर विशेष बल दिया गया है। कार्य विधि ज्ञान पे तो होना ही नहीं चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में से जो सबसे ज़्यादा सूटेबल आंसर यहाँ लग रहा है वो है ऑप्शन सी, क्योंकि वहाँ प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित है, ठीक है। तो जब सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित है एक तरीके से कि प्रतिदिन होगा यानी लगातार बच्चे में अनुभव का विकास करेंगे उससे संबंधित होगा, ठीक है। तो एनसीएफ 2005 इसी पर ही जोर देता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के गणित अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावशाली योजना नहीं है। आपको ये ध्यान रखना होगा, नहीं वाले क्वेश्चंस का बहुत ध्यान रखना होगा सीटेट में। तो आप पहले नहीं को मार्क कर लें कि नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो ऑप्शन ए है ऐसे कार्यों की अभिकल्पना की जाए जिनमें एक से अधिक स्तर के उत्तर प्राप्त हो सकते हैं। ऑप्शन बी है मुख्यतः समूह संचालित कार्यों का प्रयोग किया जाए। ऑप्शन सी है ऐसे कार्यों की अभिकल्पना की जाए कि यंत्रवत रटने और संकल्पना समझ में अंतर किया जा सके। ऑप्शन डी है विद्यार्थियों की त्रुटियों को जानकर उनके तर्क का विश्लेषण किया जाए। तो यहाँ देखिए गणित अधिगम का मूल्यांकन से संबंधित है ये प्रश्न, किससे, मूल्यांकन से संबंधित। तो यहाँ आप देखेंगे कि जो गणित प्राथमिक स्तर पे मूल्यांकन जो होता है उसमें क्या क्या कौन कौन सी प्रभावशाली योजनाएं होती हैं, वो होती हैं ऐसे कार्यों की अभिकल्पना की जाए जिनमें एक से अधिक स्तर के उत्तर प्राप्त हों। बिल्कुल सही बात है ये।
ऑप्शन बी है मुख्यतः समूह संचालित कार्यों का प्रयोग किया जाए। तो मूल्यांकन में समूह संचालन तो नहीं होता है, मूल्यांकन एक अध्यापक के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। तो समूह संचालन उसमें नहीं होता है, ठीक। तो ऑप्शन ये नहीं कि यहाँ आ गया तो यही ऑप्शन आप, तो चारों ऑप्शन पहले आप पढ़ेंगे, क्योंकि हो सकता है इससे भी ज़्यादा सही उत्तर जो हो सकता है आपको मिल जाए। ऐसे कार्यों की अभिकल्पना की जाए जो यंत्रवत रटने और संकल्पना समझने में अंतर किया जा सके, ठीक है। तो संकल्पना को समझने में अंतर किया जा सके, ऐसी अभिकल्पना करनी चाहिए, ठीक है। विद्यार्थियों की त्रुटियों को जानकर उनके तर्क का विश्लेषण किया जाए, ये भी किया जाता है मूल्यांकन में। तो यहाँ ऑप्शन बी ही यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ नहीं पूछा था, तो जो है समूह संचालन नहीं होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कक्षा 3 में चतुर्थांश 1/4 की संकल्पना समझाने के लिए अध्यापक को कौन से उचित अनुक्रम का अनुसरण करने की आवश्यकता है। ऑप्शन ए है चतुर्थांश के प्रतीक को श्यामपट्ट पर लिखना, मतलब ये आपके लिए ऑप्शन नहीं है, ये अनुसरण दिए हैं। चतुर्थांश की प्रतीक को श्यामपट्ट पर लिखना, बी ठोस पदार्थ लेकर उसे चतुर्थांश में बांटना, सी है चतुर्थांश को प्रदर्शित करने वाले चित्र दिखाना। तो ऑप्शन ए है हमारा कि इनका क्रम क्या होना चाहिए। तो ऑप्शन ए है बी सी ए, यानी पहले बी वाला फिर सी वाला फिर ए वाला। ऑप्शन बी है ए बी सी, ऑप्शन सी है सी ए बी और ऑप्शन डी है ए सी बी। तो मैंने आपके लिए ये बताया था, आपके लिए ELPS सीक्वेंस बताया था मैंने आपको, ठीक है। E फॉर एक्सपीरियंस, ठीक है, L फॉर लैंग्वेज, P फॉर पिक्चर और S फॉर सिंबल बताया था मैंने आपके लिए। तो जो आपकी इससे पहले की जो वीडियो है वो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, उसमें पूरा इसके बारे में बताया गया है डिटेल में। तो सबसे पहले E फॉर एक्सप्लेन, तो एक्सप्लेन इसमें अगर दिया होगा एक्सप्लेन का, तो यहाँ देखिए ठोस पदार्थ लेकर उसे चतुर्थांश में बांटना चाहिए, एक तरीके से उसको बांटा बांटा जा रहा है, ठीक है। तो ये एक्सप्लेन किया जा रहा है। फिर लैंग्वेज से संबंधित इसमें दिया ही नहीं है, जो अनुक्रम है हमारे उनमें लैंग्वेज है नहीं। तो उसके बाद देखेंगे पिक्चर वाला, तो बी के बाद तुरंत पिक्चर वाला आएगा, चित्र दिखाना चाहिए। फिर लास्ट में हमारा क्या आएगा, प्रतीक, यानी सिंबल वाला लास्ट में सबसे, यानी सबसे पहले बी वाला आएगा, फिर उसके बाद चित्र वाला सी, फिर ए, यानी BCA जिसमें होगा वो ऑप्शन हमारा ठीक होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन अक्षरों में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर सममित दोनों ही रेखाएं हैं। तो मैंने आपको बताया था सममित होता है वो क्या होता है, किसी भी चित्र को दो बराबर भागों में बांट देना, एक जैसे दो बराबर भागों में बांट देना। तो ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर ऐसी खड़ी खड़ी लाइन और क्षैतिज ऐसी लेटी लेटी लाइन, ठीक है। ये होती है क्षैतिज और ये होता है आपका ऊर्ध्वाधर, ठीक है। तो ऊर्ध्वाधर और सममित दोनों रेखाएं किसमें हो सकती हैं। ऑप्शन ए है सी, ऑप्शन बी है बाई, ऑप्शन डी सी है आपका ए और ऑप्शन डी है एक्स। तो यहाँ आप देखिए, आप एक्स अगर बनाया जाए तो इसको अगर इस तरह ऊर्ध्वाधर काटा जाए तो इधर जो आकृति बनेगी वही इधर बनेगी, और यदि इस तरह से क्षैतिज काटा जाए तो जो ऊपर बनेगी वही नीचे बनेगी। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। कक्षा 3 के छात्र ने 16 × 25 का गुणन इस प्रकार किया। तो यहाँ पे कक्षा 3 का एक छात्र है जिसने 16 × 25 का गुणन किया है इस तरीके से। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए छात्र ने गुणन के किस नियम का प्रयोग किया है। तो जो इस तरह से क्वेश्चन को हल किया है छात्र ने, किस नियम का प्रयोग किया है। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा पुनरावृत्त योग नियम, ऑप्शन बी है प्रतिलोम गुणन सिद्धांत, ऑप्शन सी है वितरण सिद्धांत, ऑप्शन डी है गुणा का सहचर्य सिद्धांत। तो आप सभी को पता होगा गुणा का जो सहचर्य सिद्धांत होता है वो इस तरह से हल किया जाता है। उसमें क्या होता है, आपका जो जीरो वाले जो जितनी भी टर्म्स होती हैं, जैसे 40 है 30 है, इस तरह के बनाए जाते हैं जिससे गुणा करने में आसानी रहे, ठीक है। तो सहचर्य सिद्धांत हो गया ये आपका। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, योग पर निम्नलिखित शाब्दिक समस्याओं को पढ़िए। तो योग से संबंधित कुछ शाब्दिक समस्याएं हैं। एक टोकरी में 15 संतरे और दूसरी टोकरी में 17 संतरे हैं, सब मिलाकर कितने संतरे हैं। बी है हमारा 1 रुपये 950, 1 रुपये 9,950 वाले मोबाइल फ़ोन की कीमत में बजट के बाद ₹375 की वृद्धि हो गई, नई कीमत क्या है। तो यहाँ पर ये आप देखेंगे, ये आपका योग से संबंधित शाब्दिक जो प्रश्न होते हैं उनसे संबंधित एक ये प्रश्न है, जिसमें आपका पहला है। तो इसके ऑप्शंस देख लीजिए, दोनों ही योग की समुच्चयन संरचना को प्रदर्शित करते हैं। दूसरा है
दोनों ही योग की संवर्धन संरचना को प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन सी है ए योग की संवर्धन संरचना को प्रदर्शित करता है और बी योग की समुच्चयन संरचना को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन डी है ए योग की समुच्चयन संरचना को प्रदर्शित करता है और बी योग की संवर्धन संरचना को प्रदर्शित करता है। तो ये आपका क्वेश्चन समुच्चयन और संवर्धन पर आधारित है। तो देखिए आप, जो समुच्चयन होता है वो होता क्या है? समुच्चयन का इंग्लिश में कहते हैं हम सेट। ठीक है, जो हमारे सेट होते हैं उसमें ये होता है, जो भी चीज़ हमको दी है पहले से, ठीक है, जैसे 1 दिया है जिसमें 2 और जोड़ दिया जाए तो 1 और 2 इन दोनों को मिला के रख देना। ठीक है, ये क्या हो गया? समुच्चय। ठीक है, जब भी मिलाकर बात आएगी किसी भी क्वेश्चन में मिलाकर रख देना, मिलाना, ये होता है आपका सेट में क्या किया जाता है, उसमें मिलाया जाता है। ठीक है, और अगर किसी चीज़ में वृद्धि की जाती है, देखिए संवर्धन, जैसे कि नाम से पता चल रहा है वृद्धि करना। ठीक है, संवर्धन यानी वृद्धि, यहीं से पता चल रहा है इसको। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, समुच्चयन यानी मिलाना, संवर्धन यानी वृद्धि। ठीक है, तो जब योग के जो भी सवाल होंगे उनमें वृद्धि वाले जितने सवाल होंगे वो आपके संवर्धन के होंगे, और जो मिलाने वाले होंगे वो आपके समुच्चयन के होंगे। तो यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन जो था, टोकरी में 15 संतरे थे, दूसरी टोकरी में 17 संतरे थे, सब मिलाकर, यहाँ आप देखिए मिलाकर है तो ये आपका हो गया समुच्चयन। ठीक है, यानी सेट हो गया। और इसमें देखिए 375 की वृद्धि हो गई तो ये क्या हो गया? आपका संवर्धन हो गया, वृद्धि। ठीक है, तो यहाँ पर ए आपका समुच्चयन हो जाएगा और बी आपका संवर्धन हो जाएगा, जो कि किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर डी में। देखिए ए समुच्चयन संरचना को प्रदर्शित करता है और बी संवर्धन को। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, समावेशित विद्यालय में आप अपनी कक्षा के दृष्टिबाधित छात्रों की आवश्यकता को कैसे पूरा करेंगे? ऑप्शन ए है उन्हें विशेष शिक्षक के पास भेजकर। ऑप्शन बी है उन्हें उच्च उपलब्धि वाले बच्चों के साथ बैठाकर। ऑप्शन सी है शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों और साधनों का प्रयोग करके। ऑप्शन डी है उन्हें अभ्यास के लिए अतिरिक्त समय देकर। तो यहाँ देखिए आप, दिव्यांगता एक सिलेबस में चैप्टर है, उससे संबंधित है, दृष्टि वाले छात्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। तो उन्हें विशेष शिक्षक के पास भेजकर हो सकता है, एक तरीके से किया जा सकता है, लेकिन इतना ज़्यादा सुइटेबल आंसर नहीं लग रहा है ये। उन्हें उच्च उपलब्धि वाले छात्रों के साथ बैठाकर, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों के साधनों का प्रयोग कर, ये सही हो जाएगा आपका। और उन्हें अभ्यास के लिए अतिरिक्त समय देकर, ये भी कुछ हद तक हो सकता है, लेकिन जो आपका सबसे सुइटेबल आंसर है वो ऑप्शन सी होना चाहिए, क्योंकि वैकल्पिक प्रणालियों और साधनों के उपयोग से ही दृष्टिबाधित जो भी, यहाँ दृष्टिबाधित दिया तो दृष्टिबाधित जो बच्चे होंगे वो आसानी से अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा गणितीय प्रक्रम नहीं है? ऑप्शन ए कंठस्थ करना, ऑप्शन बी आकलन करना, ऑप्शन सी पक्षांतरण, ऑप्शन डी मानस दर्शन। तो आपने देखा होगा गणित में याद करने से संबंधित कुछ भी नहीं होता है, तो कंठस्थ करना गणित प्रक्रम में नहीं आता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए संरक्षण, ऑप्शन बी वर्गीकरण, ऑप्शन सी मापन, या ऑप्शन डी वर्ग समावेश। तो जो प्रारंभिक संख्या की जो मतलब प्रारंभिक संख्या संकल्पना है, उसमें आपका जो मापन होता है ये प्रारंभिक में नहीं आता है। ठीक है, तो मापन यहाँ पे सही हो जाएगा। बाकी आपका ये संरक्षण है, वर्गीकरण है, वर्ग समावेशन है, ये आपके प्रारंभिक संख्या की संकल्पना में आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाला गणित जो होता है वो किस तरह का होना चाहिए? ऑप्शन ए है सभी गणित समस्याओं को हल करने में बहुत उपयोगी है। ऑप्शन बी है गणित में अस्पष्टता और बहुत कम स्तर की शुद्धता है। ऑप्शन नंबर सी है उसकी संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। ऑप्शन डी है गणित कक्षा में उपयोगी नहीं है। तो कोई भी अशिक्षित दुकानदार है तो वो हिसाब के लिए जो गणित का जो यूज़ करता है तो उसका क्या होना चाहिए? तो यहाँ आप देखिए, ये कोई आंसर जो ऑप्शन नंबर सी है ये बिल्कुल सही बनना है। क्यों? क्योंकि यहाँ शिक्षक द्वारा चर्चा पे बात की जा रही है वैकल्पिक रणनीति के रूप में। ठीक है, यहाँ देखें, यहाँ समस्याओं को, सभी गणितीय समस्याओं को तो हल नहीं कर सकता है ये। अस्पष्टता और बहुत कम स्तर की शुद्धता भी नहीं है, और गणित की कक्षा के लिए उपयोगी नहीं तो है ही नहीं, उपयोगी है क्योंकि गणित से संबंधित है ये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका ठीक हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। अगले क्वेश्चन चलते हैं, एक शिक्षक को गणित कक्षा में बच्चों के एक विषम समूह को कैसे संभालना चाहिए? ऑप्शन ए एक ही कक्षा में सभी बच्चों को एक साथ समूहित कर कर। ऑप्शन बी है अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को एक साथ समूहित रखकर ताकि वे एक दूसरे से सीख सकें। ऑप्शन सी है कम क्षमता वाले बच्चों के अनुसार कक्षा में प्रश्न हल करके
और उच्च क्षमता वाले बच्चों को जटिल प्रश्न गृहकार के रूप में देकर। या ऑप्शन डी है एक ही क्षमता वाले बच्चों को एक साथ समूहित रखकर और उनकी क्षमता के अनुसार प्रश्न देकर। तो जब भी इस तरह का प्रश्न आएगा तो हमेशा वो ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे जो भी सबसे ज़्यादा जो सुटेबल आंसर होगा। तो यहाँ आप देखिए एक ही कक्षा के सभी बच्चों को एक साथ समूहित रखकर हो सकता है, लेकिन यह क्या है, विषम समूह है, तो एक साथ सबको समूह में रखने से तो बात बिगड़ भी सकती है। अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को एक साथ समूहित रखकर ताकि वे एक दूसरे से सीख सकें। एक दूसरे से सीखना, यहाँ करके सीखने पे बल दिया जा रहा है, तो ये ऑप्शन आपका ठीक होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है कम क्षमता वाले बच्चों के अनुसार उन्हें, ये तो बिल्कुल अलग अलग पार्ट देने का कार्य हुआ, ये गलत ही हो जाएगा आपका इसमें तो, क्योंकि उच्च क्षमता को अलग और कम वाले बच्चों को अलग, ये तो बांटना हो गया एक तरीके से, तो ये गलत होगा। एक क्षमता वाले बच्चों को एक साथ रखकर, ये भी आपका विभेदीकरण पे जा रहा है, इसलिए ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा क्वेश्चन नंबर 13 का। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। गणित में सीखने के लिए प्रतिफल इसलिए विकसित किए गए ताकि विभिन्न शैक्षणिक सर्वेक्षणों में बच्चों की उपलब्धि बढ़ाई जा सके। ऑप्शन बी है बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जाए। ऑप्शन नंबर सी है वर्ष की अंत के लिए बच्चों को तैयार किया जाए। ऑप्शन नंबर डी है गणना के लिए बच्चों की लघु विधियां बताई जाएं। तो सीखने के प्रतिफल जो हैं वो किसके लिए विकसित किए गए हैं, ताकि जो बच्चे जो हैं, बच्चों द्वारा जो हासिल की गई कक्षावार दक्षता है और जो उनके कौशल हैं, बच्चों के दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जा सके, इसलिए सीखने के प्रतिफल विकसित किए गए गणित में। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। बच्चों के बीच गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व ज्ञान अवधारणा होनी चाहिए, नहीं आवश्यक नहीं है। तो ऑप्शन ए है क्रमबद्धता, ऑप्शन बी है संख्या नाम यादृक्ष रूप से पढ़ना, ऑप्शन सी है समूह बनाना, या ऑप्शन डी है एक एक संगतता। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे क्रमबद्धता तो होनी चाहिए जब भी हम गिनती पढ़ाएंगे। ठीक है, समूह बनाना भी आना चाहिए और एक संगतता भी होनी चाहिए, लेकिन जो यादृच्छिक रूप से पढ़ना है, मतलब ये नहीं होना चाहिए, जरूरी नहीं है ये हो। ठीक है, यादृच्छिक रूप से पढ़ना आवश्यक नहीं होता है गिनती सिखाते समय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। एक बच्चे ने से यह पूछने कि क्षेत्रफल क्या है, उसने लंबाई गुणा चौड़ाई उत्तर दिया। क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में बच्चे की समझ के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ऑप्शन ए है बच्चे ने किसी भी बंद आकार के क्षेत्रफल के सामान्य विचार को आयत के क्षेत्रफल के रूप में उपयोग किया। ऑप्शन बी है बच्चा सही कह रहा है कि क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई है। ऑप्शन सी है बच्चा क्षेत्रफल और परिमाप की अवधारणा के बीच उलझन में है। ऑप्शन डी है बच्चे को क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में कोई जानकारी नहीं। तो यहाँ आप देखेंगे एक बच्चे से जब पूछा जाता है कि क्षेत्रफल क्या है, तो वो लंबाई गुणा चौड़ाई उत्तर दे रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो बच्चा है वो यह जानता है कि एक बंद आकार का जो क्षेत्रफल है, कोई भी बंद आकार के क्षेत्रफल के बारे में उसे बताया गया है, जो कि एक उसे वो अपने सामान्य विचार को आयत के क्षेत्रफल के रूप में उपयोग कर रहा है, तो इसलिए उसने लंबाई गुणा चौड़ाई बताया क्षेत्रफल का। ठीक है, सिर्फ क्षेत्रफल उसने बताया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्षेत्रफल तो कई किसी भी चीज़ का हो सकता है, जहाँ पे लिखा नहीं है प्रश्न में कि आयत का ही हो। ठीक है, तो इसीलिए हो सकता है वृत्त का पूछा जाए, क्या भी हो, तो उसने क्षेत्रफल के लिए जो है वो एक सामान्य विचार के रूप में क्या बताया है कि जो आयत के क्षेत्रफल के रूप में उपयोग कर रहा है। ठीक है, क्षेत्रफल पूछने पर वो लंबाई गुणा चौड़ाई बता रहा है, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई आपका क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए आमतौर पर लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं। ऑप्शन बी गणित केवल कठोर अभ्यास से सीखा जा सकता है। ऑप्शन सी हर कोई गणित सीख सकता है। ऑप्शन डी गणित सीखने के लिए एक कठिन विषय है। तो ये तो बिल्कुल सरल सवाल है और इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, हर कोई गणित सीख सकता है। हमें हमेशा पॉजिटिविटी भी जिस ऑप्शन में दिखेगी अधिकतर उस पर हमें ज़्यादा फोकस करना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पाइथागोरस प्रमेय को सिखाने के लिए एक शिक्षक ने एक शीट वितरित की जिस पर समकोण वाले 4 त्रिभुजों को खींचा गया है। ठीक है, और बच्चे को त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए कहा। उपरोक्त में से कौन सी स्थिति शिक्षक के द्वारा प्रयोग में किया गया। ऑप्शन ए आगमन विधि, ऑप्शन बी निगमन विधि, ऑप्शन सी प्रयोगशाला विधि, या ऑप्शन डी व्याख्यान विधि। तो यहाँ आप देखिए सीट वितरित की है, ठीक है, अध्यापक ने, और जिस पर 4 क्या बने हैं, त्रिभुज बने हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए 4 त्रिभुज बने हैं, यानी एक उदाहरण है। ठीक है,
और हमें निकालना क्या है, पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करना है, यानी उदाहरण से नियम की ओर जा रहे हैं हम। तो ये किस में होता है, हमारा आगमन विधि में होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संकल्पना मानचित्र के बारे में सत्य नहीं है? ऑप्शन ए, संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षकों द्वारा बनाया जाना चाहिए। ऑप्शन बी है, संकल्पना मानचित्र प्रकृति में पदानुक्रमित है। ऑप्शन सी है, संकल्पना मानचित्र नए शिक्षण को पूर्व ज्ञान से जोड़ने में सहायक है। ऑप्शन डी है, संकल्पना मानचित्र अंतः संबंधित अवधारणाओं और उन्हें जोड़ने वाले लिंक को एक संग्रह प्रस्तुत करता है। तो यहाँ आप देखेंगे संकल्पना मानचित्र के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं। तो यहाँ आप देखिए पहला जो ऑप्शन है उसमें दिया है केवल शिक्षकों। तो यहाँ केवल, जिस ऑप्शन में आपको केवल मिले तो मोस्टली आप ये मान के चलिए कि वह क्वेश्चन गलत ही होगा, क्योंकि केवल जो है ओनली फॉर शिक्षकों के लिए नहीं है, क्योंकि बच्चे भी संकल्पना मानचित्र का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा था। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा 11,1111 संख्या का प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन ए 121111, या फिर आपका रोमन में दिया ऑप्शन बी, फिर उसके बाद ऑप्शन सी, फिर ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ आप देखिए 11,1111 इस तरह का क्वेश्चन जब भी आएगा तो आपको क्या करना है, जो भी दिया, पहले 11,000 दिया तो पहले 11,000 को लिख लेंगे हम। ठीक है, फिर दिया है 1100, फिर 1100 को इसके नीचे लिख देंगे हम। फिर दिया है 11, 11 को इसके नीचे लिख देंगे, फिर इन सभी को जोड़ देंगे हम। तो कितना आ जाएगा, 1 1 1 2 1, ये आ जाएगा आपको जोड़ने पर। तो 11,1111 का प्रतिनिधित्व जो है वो ऑप्शन नंबर ए आपका करता है। पहले जो भी संख्या दी होगी उसको आपको लिखना है अंक के रूप में, और फिर अगले नंबर उसके नीचे, उसके नीचे, और फिर उन सभी को जोड़ देना है। इस तरह से इसको हल किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हरीश ने 18:40 बजे अपनी यात्रा शुरू की और 22:20 बजे समाप्त की। तो यात्रा पूरा करने में लिया गया समय कितना है? तो ऑप्शन ए है 3 घंटे 80 मिनट, ऑप्शन बी है 3 घंटे 20 मिनट, ऑप्शन सी है 4 घंटे 40 मिनट, या ऑप्शन डी 3 घंटे 30 मिनट। तो यहाँ आप देखिए जो हरीश है उसने 18:40 से अपनी यात्रा शुरू की है। ठीक है, और 22:20 पे पहुँच गया है। तो यहाँ आप देखेंगे जब पहुँच गया है तो हमें क्या निकालना है, टोटल समय निकालना है। तो यहाँ 22:20 पे पहुँचा है, तो उसमें से हम 18:40 को घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, टोटल समय आ जाएगा। अब 22:20 में से 18:40 घटाना है, जीरो में से, अब यहाँ 20 में से 40 तो घटेगा नहीं, तो यहाँ से हम 1 घंटा ले लेंगे, और 1 घंटे में कितने, 60 मिनट होते हैं। तो 60 और 20 80 हो जाएगा टोटल। ठीक है, तो यानी ऊपर कितना आ जाएगा हमारा, ऊपर हो जाएगा हमारा 21:80, और इसमें से हम 18:40 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 80 में से 40, और यहाँ आ जाएगा आपका 18 में से 21 में से 3 गया, 18 गया 3, तो 3 घंटे 40 मिनट लगेंगे। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक कक्षाओं में एक गणितीय अवधारणा के विकास में निम्नलिखित निर्देशों का अनुक्रम किस प्रकार है किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए चित्र बनाना, ऑप्शन बी प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करना, ऑप्शन 3 है, मतलब तीसरा जो है वो है आपका अनुभव प्रदान करना, चौथा है भाषा के माध्यम को समझना। तो इनका क्रम बताना है किस तरह से होना चाहिए। और अभी मैंने आपको ऊपर भी बताया था इस तरह का एक क्वेश्चन ELPS सीक्वेंस होता है, पहले आपका एक्सपीरियंस, फिर आपका लैंग्वेज, फिर पिक्चर, फिर सिंबल। तो यहाँ एक्सपीरियंस यानी नंबर 3 सबसे पहले आना चाहिए, फिर उसके बाद आपका लैंग्वेज यानी 4, फिर उसके बाद चित्र बनाना, फिर आपका प्रतीकात्मक यानी सिंबल। तो यहाँ पे 3 4 फिर 1 और फिर 2, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक बच्चे ने नीचे दिखाए अनुसार दो संख्याएं घटाई हैं 83 में से 27, और उसने 64 पाया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे के घटाव सीखने का बोध कराता है? ऑप्शन ए, बच्चा नहीं जानता है कि कैसे घटाना है। ऑप्शन बी, बच्चा 2 अंकों की वाली संख्याओं को घटाव की प्रक्रिया जानता है। ऑप्शन सी, यह एक गलती है और इसे बार बार अभ्यास करके सुधारा जा सकता है। या ऑप्शन नंबर डी, बच्चों को घटाव की प्रक्रिया में स्थानीय मान की अवधारणा गलत है। तो यहाँ देखिए आप, बच्चे ने क्या किया है, यहाँ देखिए 7 में से 3 को घटा दिया है, और यहाँ 8 में से 2 को घटा दिया है। तो यानी उस बच्चे को क्या स्थानीय मान की उसमें गलत धारणा है उसके लिए पता है, जिसकी वजह से वो गलत कर पा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए 55 लीटर 55 मिलीलीटर इक्वल टू 55.55 लीटर, ऑप्शन बी है 2005 ग्राम बराबर 2.005
किलोग्राम। ऑप्शन सी है किसी घनाभ का आयतन जिसकी लंबाई 45 सेंटीमीटर, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई 40 सेंटीमीटर है, बराबर है उस घन के आयतन के जिसकी भुजा 0.3 मीटर है। ऑप्शन नंबर डी है 10 का शतांश बराबर 0.1। तो यहाँ आप देखिए 55 लीटर और 55 ml, ये आप देखेंगे 55 लीटर और 55 ml ये दिया है। तो यहाँ आप देखिए पहला ही ऑप्शन यहाँ पे गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए जो आपका 1 लीटर होता है, 1 लीटर इक्वस टू 1/1000, सॉरी 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, ठीक है। तो यानी 1 ml में आपके कितने हो जाएंगे? 1/1000 लीटर, ठीक है। तो जब 1/1000 लीटर हो जाएंगे तो यानी कितना आना चाहिए? ये 55.055 आना चाहिए ये, ठीक है। क्योंकि अपॉन में 1000 आएगा तो इसलिए दशमलव के बाद 3 अंक होने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा गया था, ठीक। लास्ट क्वेश्चन चलते हैं। गणित के कक्षा कक्ष में दृष्टिबाधितों के लिए निम्नलिखित में से किनका प्रयोग शिक्षा के साधनों के रूप में किया जा सकता है? तो यहाँ आप देखेंगे दृष्टिबाधित जो बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा के साधनों के रूप में किन किन का यूज़ कर सकते हैं। ऑप्शन ए कंप्यूटर, संख्या चार्ट, जियो बोर्ड। ऑप्शन बी टेलर का गिनतारा, भिन्न का किट या संख्या चार्ट। ऑप्शन सी संख्या चार्ट, कंप्यूटर, जियो बोर्ड। ऑप्शन डी है टेलर का गिनतारा, कंप्यूटर और जियो बोर्ड। तो दृष्टिबाधितों के लिए संख्या चार्ट का यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि उसमें संख्याएं लिखी होती हैं और उनके द्वारा ही किया जा सकता है, जिसको हम देख कर ही कर सकते हैं। तो संख्या चार्ट इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसलिए ये तीनों ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, टेलर का गिनतारा, कंप्यूटर और जियो बोर्ड, ठीक है। तो ये आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट था। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। जिस किसी को किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू।